कल का 2 क्लास मैं ले लूं, कल की 2 क्लास किसकी है? बॉटनी पढ़ो, पेड़ पत्तों के बारे में पढ़ो सब। हाँ, एनवायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। कहां तक पढ़ चुके हैं हम ये बताओ? ग्राफ पढ़ रहे थे ना, 2 लेक्चर ग्राफ में लग गए हमारे, ज्यादा हो गया और अभी पूरा भी नहीं होगा। चलो आगे पढ़ते हैं भाई, कहां तक पढ़ लिया हमने? एलिप्स तक पढ़ लिया ना? चलो लिखो हाइपरबोला। हाइपरबोला, अच्छा ये जो पार्ट है हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, इन सबको कोनिक सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये एक कोन में से पार्ट में, मतलब कोन को कट करके बनाए जाते हैं। जैसे एक कोन है ऐसा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटूं ऐसे, तो ये जो कोन का ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला ऐसा बचेगा ना छोटा सा, तो यहां पर ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये क्या है, सर्कल बनेगा। ठीक है, जैसे नीचे सर्कल सर्कल बन रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो दिखेगा ना मुझे सर्कल। अगर इसमें ऐसे काटूं ऐसे, तो क्या बनेगा? क्या लगता है? सर्कल बनेगा? एलिप्स बनेगा? क्या बनेगा? देख, जब ऐसे कटेगा ये ऐसे, ऐसे कटेगा ना, क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा एक तरह का, है ना। तो एलिप्स, हाइपरबोला भी इसी का पार्ट है। हाइपरबोला अभी नहीं बता रहा हूं कैसे बनेगा, है ना। तो ये सब कुछ कॉनिक सेक्शन बोले जाते हैं। वैसे इसका कोई मतलब नहीं कॉनिक सेक्शन जानने का, लेकिन कोई बोल दे कि किस तरह का कॉनिक सेक्शन है ये, तो इसका मतलब है कि हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स या सर्कल, उनमें से कोई एक चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब देख हाइपरबोला जो होता है उसका भी इक्वेशन ऐसा होता है कुछ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इलिप्स जैसा ही है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो गया है। लेकिन ग्राफ में एक बड़ा डिफरेंस है। अच्छा अगर मान लो ऐसे, ये जो लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, है ना, ये लाइन अगर ऐसी हो कुछ, y इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू एक्स, क्या बी और ए पता है? अगर ऐसी एक लाइन खींचू मैं, बी बाय ए इंटू एक्स, और इस तरफ भी एक लाइन खींचू, y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स, ठीक है भाई, फिर मैं क्या करूं? मैं ऐसी कुछ लाइंस मिला लूं यहां पर ऐसे, क्या यहां पर एक रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा? बनेगा ना? स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वायर होगा नहीं, रेक्टेंगल होगा ये। ठीक है ना, मतलब ये लाइन गड़बड़ है। ठीक है।
तो मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स और y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। अब देख इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए अगर मैं दो लाइन, दो कर्व्स बनाऊं ऐसी कुछ इस तरह की, ठीक है, ये इससे मिलेगा नहीं, बन जा यार, मन नहीं है उसका, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हाइपरबोला बोलते हैं, जो ग्रीन कलर में, ठीक है। अब देख इसकी कुछ इक्वेशन होती है, ये y इक्वल टू दिया हुआ है b बाई ए इंटू एक्स, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा। नहीं आएगा समझ, हाँ ए कॉमा जीरो होता है, क्या होता है, ये माइनस ए कॉमा जीरो होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना ये वाली, ये लेंथ होती है ए और ये वाली लेंथ होती है बी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास जीरो कॉमा बी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो एक तरह का हाइपरबोला है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए, ये तब है जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन दे रखा है। अगर ऐसा दे दिया जाए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, है ना, तो मेरे पास जो ये जो क्या, हाँ ऊपर नीचे बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लाइंस हो जाएंगी, लाइंस भी बदल जाएंगी, देख, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो इक्वेशन हो जाएगी इन लाइन की हो जाएगी y इक्वल टू ए बाय बी इंटू एक्स और हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू एक्स, ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच में यहां पर एक ऐसे एक ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, और इधर एक ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। ये हाइपरबोला है, दो तरह के हाइपरबोला समझ में आ गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो लिखा रहा हूं अभी, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, क्या, हाँ करना, लिखाया तो कर ले, इतनी मेहनत से तो बनाया है। अगर ऐसा कुछ हो जाए एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ देख कैसा बनता है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है भाई, है ना, बना लो इसको। हाँ
ये y, ये x, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो तुमने सुना होगा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ पढ़ाया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, पढ़ा है कभी? भूल गए? हाँ तो देख एक्चुअल में क्या होता है, एक इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरा कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ तो फिनिश हो गए यहां पर, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ उसके बाद, क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं इसके बाद, या डिफरेंशिएशन पढ़ाऊं? इजी वाला पहले पढ़ा दूं? बॉटनी, अच्छा वो तुम्हें पुष्पेंदु सर पढ़ाते हैं क्या बॉटनी? हाँ, तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? क्या पढ़ाऊं यार? लो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाता हूं पहले। सिंपल सी चीज है ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होती है, उसके अलावा नहीं। कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल के अलावा भी यूज में लिए जा सकते हैं। साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, आगे पढ़ाऊंगा क्या है रूल्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तुम पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम होती है, एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक तो। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री ने कुछ चीजें डिफाइन करी, जैसे कि सबसे पहले बताया गया एंगल क्या होता है। एंगल जानते हो तुम लोग? एंगल तो पढ़ा चुका हूं, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है भाई। तो थीटा लिखा जाए, अगर थीटा लिखा जाए तो वो आर्क अपॉन रेडियस लिखा जा सकता है। अच्छा सॉलिड एंगल पढ़ा दिया मैंने तुमको, ठीक है। फिर तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय आर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देख कुछ कुछ रेशोज डिफाइन करेंगे, जैसे साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनका उल्टा कुछ कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये रेशोज तुमको पता है ना? क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है ये वाला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन कुछ ऐसा। अच्छा जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कैसे फंक्शन है? इनको पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियडिक फंक्शन का मतलब समझाता हूं तुमको, जिनकी वैल्यू एक पीरियड के बाद रिपीट होती है। क्या होती है? एक पीरियड के बाद रिपीट होती है। इनकी वैल्यू 360 डिग्री के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन 30 की वैल्यू और किसकी
हाँ भाई, अगर मैं तुमसे बोल दूं ऐसे साइन 30 की वैल्यू और साइन 390 की वैल्यू क्या बराबर होती है या अलग अलग होती है? हाँ, सेम होती है ना। एक्चुअल में एक एक साइकिल के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है ना। और इसकी वैल्यूज जो है तुम देखोगे 0 से 360 के बीच में अपनी ये सारी वैल्यूज लेता है, उसमें भी वैल्यूज रिपीट करता है लेकिन प्लस और माइनस में होती है। तो एक्चुअल में क्या है कि इनको पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं, एक पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेंगे। तो इनका मतलब है कि इनकी एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कही जाती है +k1 और मिनिमम वैल्यू कही जाती है -1। ठीक है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों के ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? +k1 और -1। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। मैक्सिमम मिनिमम सिखाऊंगा तो मेरे से पूछ लेना कि कैसे आया ना, बताऊंगा तुमको मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पर। देख यहां पर क्या है, थीटा सेम है ना। अगर थीटा सेम हो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है उसका एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, वो बताता हूँ कैसे। जैसे ऐसे लिखा हो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हाँ, तो अंडर रूट में लिखा हो सकता है a² प्लस b² माइनस के, इससे हरदम बड़ी वैल्यू होगी, और a² प्लस b² इससे हरदम छोटी होगी। तो मतलब प्लस माइनस अंडर रूट में a² प्लस b², ये जो है इस फंक्शन का रेंज है। माइनस के अंडर रूट में a² प्लस b² और प्लस के अंडर रूट में a² प्लस b², ये रेंज है इस फंक्शन की। ठीक है, तो थीटा दैट इज इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन ये, और ये सबको समझ में आ गया तुमको। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना इनको, है ना। अच्छा, और भी कुछ चीजें जैसे कि साइन माइनस थीटा अगर लिखा हो तो ये माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा लिखा हो तो कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस के टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? कुछ साइन कॉस टेन की कुछ वैल्यूज भी होती है, लिखेंगे अभी। लेकिन पहले एक बात बताओ, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इस तरफ मैंने थीटा नाम दिया और इस तरफ अल्फा। इसको ना नाम दिया मैंने पी, इसको नाम दिया एच और इसको नाम दिया बी। ठीक है, बताओ टेन अल्फा कितना होगा? कितना होगा? b/h हो जाएगा ना। बी क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? मतलब इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं अल्फा एंगल चुनता हूं तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो टेन अल्फा अगर मैं लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना चाहिए। तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये है बी, नाम ही तो बी दे रखा है मैंने इसको, और डिवाइड बाय एच जो कि एक्चुअल में बेस है। ऐसे अगर मैं बोल दूं तुमसे कॉस थीटा कितना आएगा? b/p। सही है ना? चलो बताओ सेक अल्फा।
सही है ना ये? चलो, इसकी कुछ वैल्यूज भी होती हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, वो भी याद करनी तुमको। तुम्हें सब वैल्यूज याद है? sin 30, sin 0, cos 0, cos 40, ये सब। चलो, 0, 30, 37, 45, 60, 53, 60, 90। यहां पे साइन लिख देता हूं। sin 0, 0, sin 30, 1/2, 37, 3/5 है ना? 3/5, 1/√2, 60, 90, cos। ठीक है, 10, 10, 0, 10, 30, 37, 45, 53, 60, 90। ठीक है, बाकी की चीजें तो लिख लोगे तुम। एक दो ग्राफ और याद आ गए मुझे। एक ट्रायंगल है, जिसको याद करोगे तो ये सब याद हो जाएंगी, 37 और 53। ठीक है, ऐसे याद करना, 3, 4, 5। तो ये 37 होता है, ये 53 होता है, ये 90 होता है। क्या सब कुछ लिख सकोगे? कैसे? sin 37, cos 37, tan 37, sin 53, cos 53, या फिर tan 53, सब लिख लोगे ना उससे। ये ट्राइंगल याद होना चाहिए तुमको सिर्फ। ठीक है, 3, 4, 5, 3 परपेंडिकुलर, 4 बेस और 5 हाइपोटेन्यूस। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे, जैसे पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है ना? जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना? साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53, है ना? थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आई 1 होगा। अच्छा, उसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके अलावा तुमने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, पढ़ा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, पढ़ा सब है, बहुत बढ़िया। कॉस 2 थीटा, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है इसका, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही लिखा है ना? tan 2 थीटा, जूलॉजी कौन पढ़ाते? जूलॉजी? अच्छा, तो रक्षिता मैम की क्लास रखवा देता हूँ 2 कल। मैं बिजी हूं। अच्छा देख, ठीक है, उसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए।
उसके अलावा कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, पढ़े? कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी याद है? ठीक है, और भी बहुत फॉर्मूले, साइन सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, लिखाऊं? बताओ फॉर्मूला, कॉस वाले। ये वाला साइन सी माइनस साइन डी, डी माइनस सी या सी माइनस डी, और अबे एक ही बताया ना, अगला वाला तो बता। चल कॉस का बता, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस कॉस साइन साइन, और इस वाले में मेन लिखे मैंने। चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। चलो साइन 15 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? टेन 15 की बताना। हाँ, ठीक है, जब ये दोनों हो जाएं, पहले ये दोनों करो तुम, करो करो।
बताओ भाई, हुआ क्या फर्स्ट और सेकंड? देखो साइन 15 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं, किसकी? साइन 15। किस किस का आंसर आ गया साइन 15? ठीक है, देखो भाई साइन 15 कैसे लिखेंगे। साइन 15 लिखने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 45 माइनस 30। 45 माइनस, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 30 √3/2, तो √3/2√2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30, क्या 1/2√2? क्या 1 आंसर क्या आ गया? क्या √3 माइनस 1/2 ये आ गया। और कोई तरीका जिसे इससे कर सकते हैं, जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ मतलब ये a माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूलों के अलावा कोई और फॉर्मूला जिससे इसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला जिससे सॉल्व कर सकते हैं इसको? साइन 2 थीटा से। देख साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा। कॉस 2 थीटा से करो, क्या निकालना है अपने को? साइन 15। थोड़ा तो डिफिकल्ट पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे, करने को करूं क्या? चल cos 15 लिखा होता तो cos 15 एक तरीका तो ये है ऐसे निकालने का। और कोई तरीका है क्या? है, देख cos 30 लिखता मैं इसको, अगर cos 30 दैट इज इक्वल टू, इसको cos 2 थीटा की तरह से लिख लेता, 2 इंटू 15 लिख सकता था। दैट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है ना। अब देख इसको ले आए यहां पर, cos 30 की वैल्यू √3 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 माइनस, इसको इधर ले आ तो हो जाएगा √3/2 प्लस 1, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो √4 हो जाएगा कि? हाँ डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 15। तो cos 15 की वैल्यू कितनी आएगी भी? cos 15 आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में √3 प्लस 2 अपॉन 4, कुछ ऐसा जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 4, ऐसा आ जाएगा ना? सही है ना? ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम लोग, ऐसे हंस रहे हो? √3 प्लस 2 अपॉन 4, √3 प्लस 2 अपॉन 4 अगर मेरे पास cos 15 आ गया। और साइन 15 अगर इसी से लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? क्या मैं लिख सकता हूं साइन 15 कैन बी रिटन एज अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 15,
विच इज 1 - √3 + 2 डिवाइड बाय 4। इससे भी सेम आंसर आ रहेगा, निकाल लेते देख क्या हो जाएगा। 4 - √3 सेम नहीं आ रहा ना। ये सही है ना भाई। cos 30 के सही लिखे ना हमने, √3/2 +1 हो गया, ठीक है। बाई 2 से डिवाइड करा, 1/4 1/2 √3 + 2/4, हाँ सही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 4 - √3 और -2, लिख कितना आया, 2 - √3 आएगा और डिवाइड बाय 4। देख आंसर दोनों का सेम आएगा। तुम कह रहे हो कि अलग आ रहा है, आंसर सेम आएगा। √3 की वैल्यू पुट कर। √3 कितना है 1.7 -1 0.7/2 √2, कुछ ऐसा आया। इसको रख, हाँ अभी रूट भी तो करना है उसका, डिवाइड बाय 4 भी करना है, सेम आएगा आंसर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो एक बार, सेम आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, सेम आएगा वैल्यू। दिखने में सेम नहीं लग रहा है लेकिन आएगा सेम। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा हो सकता है कि आंसर सिमिलर ना दिखे लेकिन वैल्यू रखने के बाद आंसर सिमिलर आएंगे। अच्छा अब देख, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, लो इसमें लिख देख, मिला मेरे को अभी एक क्वेश्चन। सेम नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा। देखिए क्वेश्चन एक, cosec थीटा - cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5, फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा। हाँ तो करना, कर, कर। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं नीचे। हाँ कौन सा वाला हो गया, क्या आंसर आया बता। √5/11, एक मिनट चेक कर लेता हूँ।
कॉसेक थीटा है नीचे वाला, ऊपर वाला कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट माइनस कॉट थीटा। कितना आंसर बताया तूने? 5/13 आ रहा है आंसर। सेकंड वाला बताओ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2। सेकंड वाला तो 2 आ रहा है। क्या फर्स्ट वाला हुआ तुमसे? ले चल पहला वाला सॉल्व करता हूं पहले ना। तो जब भी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो बन ही सकता है, बन सकता है कि नहीं? कैसे बनेगा? अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर होता है माइनस कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो कोई फॉर्मूला कोई, अगर डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आंसर नहीं आएगा इससे। तो हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया कॉसेक थीटा माइनस 1/कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5। पहला इसको ऐसे लिख लेता हूं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा वो सॉरी सॉरी, हाँ मतलब ये ना 1/5, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या, मैं कंपोनेंट और डिविडेंड कर सकता हूँ, आता है तो मैं कंपोनेंट और डिविडेंड करना। कुछ नहीं, इसको प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऊपर वाला क्या बना एक्सप्रेशन मेरे पास? क्या ये 1/5 के बराबर है अभी तक? कितना बना एक्सप्रेशन? क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5, कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू ऊपर वाली तो 1 हो गई, तो मुझे समझ में आया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ रही है 5। अगर इसको उलट देंगे तो ये तो 1 हो गया ना। अगर ये 1 हो गया तो ये आ जाना चाहिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5, आ जाना चाहिए ना। अब देख, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से अगर मैं निकालना चाहूं वैल्यू, दोनों को ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड, तो 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? अरे बोलो कि, दोनों को ऐड कर ले। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो 1 + 2 कर लेता हूं। 1 + 2 करूंगा तो आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5 + 5, कुछ ऐसा। कॉट वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 26/5 दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू 2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा 13 टाइम्स। तो कॉसेक थीटा कितना आया भाई? क्या 13/5 आया? तो साइन थीटा क्या आ गया? चल अगला वाला बता, नेक्स्ट वाला। लिखना चाहते हो ये हटा दूं? लिखना चाह रहे हो? हाँ लिखो। कैसे? कैसे किया तूने?
हाँ वो वैसे भी कर सकते हैं ऐसा वैसे। देख रहे, कह रहे ऐसे नहीं कर सकते क्या, और फिर कह रहा लास्ट में इसका क्या करें। कोई नहीं, साइन थीटा को तो एक काम कर, इसको कॉस के फॉर्म में चेंज कर, अंडर रूट में 1 - cos² थीटा कर सकता है। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, कॉस में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे सॉल्व कर लेना। कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी ना एक, या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर ले, फिर स्क्वायर कर ले, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। लेकिन इसका क्वाड्रेटिक थोड़ा तेरे को महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेगा ना तो रूट में भी रह जाएगा, वैल्यू रूट में रह जाएगी ना, है ना। तो गड़बड़ है, गलत तो नहीं है, मतलब वही प्रॉब्लम है कि इसको तेरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी होती तो डायरेक्टली लिख देता, तो चल कॉस से साइन तो लिख ही सकता है, कॉस आ जाए तो साइन भी लिख ही सकता है। तो इसको एक काम कर, इसको लिख ले अंडर रूट में 1 - cos² थीटा, लिख ले 1 - cos², दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, तो 1 - cos² थीटा इंटू 1 - cos थीटा दैट इज इक्वल टू 25। फिर कॉस थीटा में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना। हम्म, गलत, नहीं कर सकते कभी, नहीं कर सकते कभी। हाँ भाई, हुआ ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया दूसरा वाला, लिखा था ना तुमने क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 दे रखा है मेरे को, पूछा जा रहा है साइन की पावर 10 थीटा और कॉसेक की पावर 20 थीटा कितना होगा। क्या यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, आ रही है क्या, यहां से नहीं आएगी, और कहां से आएगी भाई। ले करता हूं देख, क्वेश्चन क्या था भाई, साइन थीटा प्लस, प्लस था माइनस, प्लस कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 2। अगर ऐसे लिखेंगे तो तू देख, इसको लिख सकता हूं ना, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1/sin थीटा लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 2। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, इसको इधर ले आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देख क्या बनी, क्वाड्रेटिक बनी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बना, मतलब ऐसे 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू 1 आई ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 आई, तो वहां उठा के रख ले, आ गया, यहां उठा के रख ले। तो निकालना क्या था मुझे, क्या निकालना था, हाँ जो भी था, साइन की पावर 10 थीटा, तो लिख देता हूं, साइन की पावर 10 थीटा मतलब 1 की पावर 10, और कॉसेक की पावर 20 मतलब 1/1 की पावर 20। क्या 2 आ गया आंसर, चलो 2 आंसर। ठीक है, उसके अलावा हमें एंगल निकालने के लिए आता है, ASTC रूल सुना है तुमने, है ना। जैसे मुझे बोला जाए कि भाई एंगल्स तो मुझे 30 60 इन सब की वैल्यू तो पता है, लेकिन अगर उसके अलावा भी पूछ ले जाए, साइन 120 बता दो, है ना, साइन 200 बता दो, 300 बता दो, 900 बता दो, तो इन सब की वैल्यूज कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है, तो ऐसा बोला जाता है कि साइन के जितने भी एंगल्स होते हैं
वो अगर 0 और 90 के बीच में लिखे हुए हों, या फिर 90 और 180 के बीच में लिखे हुए हों, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक साइन पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। मैं तुमसे कहूं साइन 177 की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। अब ये वैल्यू कितनी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन होगी कैसी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री तक पॉजिटिव होती है। बात समझ में आई? अच्छा, साइन कॉस 10, ये साइन, ये ऑल है, मतलब इसमें सबके सब 0 से 90 तक सबके सब ये साइन, टेन और कॉस। तो साइन का कॉसेक भी, टेन का कॉट भी और सेक, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। इन क्वाड्रेंट्स में होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब मैं कुछ भी बोल दूं, 10 15 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 70 डिग्री, सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। ऐसे बोलो 10 120 डिग्री तो नेगेटिव है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे बोल दिया, तुम बोलो साइन 270 डिग्री तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? है ना। या साइन 300, तो सबके सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? क्योंकि साइन 0 और 180 के बीच में पॉजिटिव है, उसके अलावा 270 180 से लेकर 360 तक वो नेगेटिव है, 0 से 180 डिग्री तक वो पॉजिटिव है। क्लियर है बात? अच्छा, 10 वाले की बात कर लो, तो 10 मतलब एक तो इसमें 0 से लेकर 90 तक टेन और कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा 180 से लेकर 270 तक क्या है? टेन और कॉट पॉजिटिव है। उससे आगे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं 270 से लेकर 360 तक। तो ये वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट और मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई भी चीज तुमसे पूछी जाए, तुम्हें एक तो चीजें ये समझ में आ गई कि कहां पर कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक। अब जैसे मान लो यहां पर कोई भी जो नंबर हो, उस नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। तुम कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो जैसे कोई नंबर आ जाए जो 90 के आसपास है, तो उसको 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में लिखा जा सकता है ना। ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 180 के आसपास है, तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसी 270 के आसपास और 360 के आसपास वाले, मतलब मैं थीटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं 90 प्लस माइनस थीटा, मैं लिख सकता हूं 270 प्लस माइनस थीटा, मैं लिख सकता हूं 180 प्लस माइनस थीटा, और मैं लिख सकता हूं 360 प्लस माइनस। क्लियर है भाई? मेनली ये दो यूज होते हैं, ये वाले इतने ज्यादा नहीं होते, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। फिर भी कोई नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हो, किस में आ रहा हो? सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसे 90 प्लस माइनस थीटा लिखोगे या 360 प्लस माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में 90 ज्यादा पास होगा तो 90 प्लस माइनस थीटा लिख देंगे। जैसे 110 आ गया तो 90 प्लस 20 लिख देंगे, है ना। 11120 आ गया तो 90 प्लस 30 लिख देंगे कि नहीं? या उसे 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा, मतलब 120 आ गया तो मैं उसको लिख दूंगा 180 माइनस 60, लिख सकता हूं ना। ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में मैं किसी भी एंगल को लिख सकता हूं। अब इसमें सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है वो समझो। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी जो फंक्शंस हैं मेरे पास, साइन जो है वो कन्वर्ट जब होता है तो कन्वर्ट कॉस में होता है। किस में होता है? कॉस जो होता है वो साइन में होता है। ऐसे 10 वाला जो है अगर वो कन्वर्ट होगा तो वो कॉट में होगा, और कॉट वाला, ठीक है भाई, ऐसे ही कॉसेक और सेक के बीच में होता है। ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन, जब भी रेशियोज का कन्वर्जन होगा तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, लेकिन कन्वर्जन होगा सिर्फ दो ही वैल्यूज के लिए। कन्वर्जन इज पॉसिबल ओनली फॉर 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। 270 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों के लिए कन्वर्जन ऑफ रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। कन्वर्जन ऑफ रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देख कैसे करना है।
कुछ ऐसा आ गया, लेट्स सपोज लिखा हुआ है साइन 300, कितना लिखा हुआ है साइन 300। तो इसको नियरेस्ट जो भी ये वैल्यूज है मेरे पास चार, उनमें तोड़ा जा सकता है 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो देख मैं इसको 360 प्लस माइनस थीटा में तोड़ूं या 270 प्लस माइनस थीटा, जो जो मन करे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 270 प्लस 30, है ना, और यह लिख सकता हूं 360 माइनस माइनस 60 लिख सकता हूं ना। अब देख दोनों से वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं साइन 270 प्लस 270 प्लस 30 लिखता हूं, क्या 270 पर कन्वर्जन ऑफ रेशियोज होता है? हाँ होता है। कन्वर्जन ऑफ रेशियोज होता है तो साइन कॉस में बदलेगा, किस में बदलेगा? कॉस में। तो पहले तो इसको कॉस 30 ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद देखो 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा साइन तो नेगेटिव। तुम कहोगे ये तो कॉस ही है, जिसको बदल रहे हो वो देखना है, जो स्टार्टिंग में था उसको देखना है। तो साइन कैसा है? नेगेटिव, तो आ जाना चाहिए माइनस के कॉस 30, माइनस के कॉस 30। साइन कैसा है उसको देखना है, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो कैसा है। ये वैल्यू कॉस 30 की ले लेगा, लेकिन एक्चुअल में तो ये साइन था ना पहले, तो साइन नेगेटिव होता है, माइनस के कॉस 30। बात समझ आई? माइनस कॉस 30 मतलब माइनस के 1 बाय, मतलब माइनस के √3/2। क्लियर है? इधर से देख लेते हैं एक बार। अगर मैं साइन 360 माइनस 60 लिखूं, ठीक है, तो हाँ साइन 60 डायरेक्टली लिखा जा सकता है। साइन 360 माइनस 60 लिखा हुआ है, तो लिखा जाएगा 360 माइनस 60, क्या माइनस के साइन 60, साइन 60 हो जाएगा पहली बात तो। 360 में कोई कन्वर्जन नहीं, ठीक है, साइन साइन में ही रहेगा। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये साइन माइनस में होगा, तो माइनस साइन 60 माइनस के √3/, ठीक है। 360 के लिए एक और रूल होता है, ये वो होता है कि कितने भी नंबर ऑफ 360s के मल्टीपल हों उनको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे लिख सकते हैं एनी मल्टीपल ऑफ 360 can be taken out from angle from theta. It does not change anything. ये कुछ भी चेंज नहीं करता, मतलब इसमें से 360 को डायरेक्ट बाहर निकाल लेता मैं और साइन माइनस 60 लिख देता, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस के साइन थीटा, तो तब भी यही आता। तो 360 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनको डायरेक्टली बाहर निकाला जा सकता है ना। ये देख, जैसे कि ऐसे लिख दूं मैं 10 750 वैल्यू लिख सकते हो उसके। बहुत पीछे रह गया अभी तो। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 × 360 प्लस 30, तो 360 के जो भी मल्टीपल हो उससे कोई फर्क डायरेक्टली निकाल ले, ये लिखा जा सकता है 1030 1/√। आंसर। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी 360 डिग्री कोई भी एंगल घूम गया तो अब वो 0 से स्टार्ट करेगा आगे, है ना। तो 2 बार 360 घूम गया मतलब ये यहां से यहां और यहां से यहां घूम चुका है, उसके बाद भी 30 मतलब यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये किस में आ गया? तो 1030 जैसा हो गया। 1030 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई लिखा है नहीं है क्या? चले भाई, ट्रिग्नोमेट्री एंड। और कुछ पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री में? डिफरेंशिएशन पढ़ा दे। कितने टाइम अभी? 20 मिनट।
एपी जीपी एचपी पढ़ा देते तुमको। एचपी तो वैसे है नहीं सिलेबस में, एपी जीपी पढ़ा देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती थी एक आगे। एचपी है नहीं, नहीं है सिलेबस। चलो लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पूछ रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में लिखता हूँ, रुक जाओ। हाँ देख वो बोला ना। पता नहीं, भूल गया मैं अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते होंगे। हाँ देखो भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? ये एक तरह की सीरीज है। क्या है? सीरीज। ये वैसी सीरीजेज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स का वो इक्वल होता है। जैसे जब मैं लिख दूं कि मेरे पास ए लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ है ए प्लस डी, उसके अलावा लिखा हुआ है ए प्लस टू डी। अगर तुम देखोगे ऐसी कोई सीरीज चल रही है ना, तो तुम देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट डिफरेंस अगर करूं मैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं अगर मैं, तो क्या वो डी के बराबर आता है ना? तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस डी है, वो सेम है। देखिए यहां से यहां तक भी डिफरेंस डी है, यहां से आगे भी डिफरेंस डी है, यहां से आते डी है, यहां से यहां तक भी डी है ना? आगे देखेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है वो डी आ रहा है। ऐसी जो भी प्रोग्रेशन होंगे, जैसे उसका एग्जाम्पल लिखता हूं एक, जैसे ऐसे 1 2 3 4, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देख सब में डिफरेंस 1 1 का है क्या नहीं? अच्छा, ऐसे लिख दो 2 4 8। अब ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला चीज आता है कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए nth टर्म, क्या बोल दिया जाए? nth टर्म पूछ लिया जाए। nth टर्म का मतलब क्या है? कि पूछ लिया जाए कि 2 4 6 8 ऐसी अगर सीरीज दे रखी है, तो इसका 20वां जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, है ना? तो कैसे लिखेंगे? देख मेरे पास यही यही सीरीज है। nth टर्म लिखने का तरीका होता है, कैसे लिख सकते हो? a प्लस n माइनस वन इंटू, जहां पर a होता है मेरा फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, n जो भी नंबर ऑफ टर्म जो हमें निकालना है ना, और d है डिफरेंस, d है डिफरेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं यही 2 4 6 8, इसका लेट्स सपोज मेरे को 10th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है? 10th टर्म। तो लिख पाओगे क्या? a की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस n-1, 10 - 1 इंटू डी, क्या 2, कितना हो गया? 2 इंटू 2 प्लस 18, क्या 20 आ गया? तो इसका 10th टर्म जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो nth टर्म आ गया इसका 20। इसका एक समेशन का फॉर्मूला भी होता है। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है इसका? देखो ऐसा होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ nth टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नॉट डिफाइंड।
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट ही होगा। अबे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स जोड़ दो तो इनफाइनाइट नहीं आएगा क्या? क्या n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी? क्या इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट होता है या 0 होता है? n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इनफाइनाइट इंटू डी अगर करेंगे तो इनफाइनाइट ही वैल्यू आएगी। अच्छा जैसे मैं बोल दूं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्या होगा? n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा बताओ? हाँ, नेचुरल नंबर जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ, फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट टर्म उसका 1 और लास्ट टर्म या 9। ये हो रहा, हाँ 9 इनफाइनाइट होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा भाई? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट। अबे n भी तो दे रखा है, मैं बोल दूं 5 नेचुरल नंबर्स का बता दो सम, इसी से बने, इसी से निकलेगा। n की वैल्यू n ही होगी, तो n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन फैक्टर क्या है इसका? सबका कॉमन डिफरेंस 1 है ना। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सब में डिफरेंस कितना है? 1 का। देख आ गया n/2 इंटू 2 प्लस n-, क्या n+1 हो गया ये? तो ये आ गया n इंटू n+1 बाय, लिखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। n इंटू n+1/2। फर्स्ट से सम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? फर्स्ट से भी कर सकता हूं मैं, करना चाहते तो ले फर्स्ट से करा देता हूं। देख एक मेरे को सीरीज दे रखी है 3 6, सही है ना? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द सीरीज अप टू 66। क्या 66 मेरा nth नंबर होगा? होगा कि नहीं? क्या मैं ऐसे करूंगा, पहले वहां से n निकालूंगा फिर फॉर्मूला रखूंगा सम का, ऐसा? सम का जो फॉर्मूला है उसके लिए मेरे को n रिक्वायर्ड है ना, कितने नंबर्स का सम निकालना है। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कितने नंबर है 66 तक। ठीक है, 66 तक कितने नंबर है ये तो पता होना चाहिए, तब जाके मैं सम निकाल सकता हूं, या इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट कर सकता हूं। देख फॉर्मूला जो है मेरे पास, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कितना है? सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। देख ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा nth टर्म जैसा है, अगर इसमें से a अलग कर दूं मैं, है कि नहीं? देख n/2 इंटू a प्लस, क्या इसको nth टर्म लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो तेरे लिए सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन।
हो जाएगा क्या? क्या तू नंबर ऑफ टर्म निकाल सकता है? ये n कितना है? कैसे निकालेंगे? पहले वाले से निकालेंगे। देख, ये सम हो गया। सम का फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई करा जा सकता है थोड़ा सा, ठीक। अब देख, क्या 66 मेरा nth नंबर होना चाहिए? क्योंकि वहीं तक के मुझे नंबर का सम निकालना है। तो 66 कौन से नंबर का नंबर है, कौन सा टर्म है, वो तो निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना यार। तो n की वैल्यू कैसे निकालें? देख, पहला वाला फॉर्मूला था मेरे पास, nth नंबर दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू, अच्छा d की वैल्यू क्या 3 दिखाई दे रही है? d इज 3, a इज ऑल्सो 3, तो 63 और n माइनस वन, तो इधर आके 3 माइनस हो गया ना, और n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 3 है, डिवाइड कर 3 से, तो n माइनस वन बचा। तो n की वैल्यू कितनी आई? देख, इसको काट, क्या 13, 21, 22, n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू 22 आई। कौन सी आई? 22। ठीक है भाई, n की वैल्यू 22 यहां पुट कर ले। अब आ गया आंसर। कैसे करेंगे? देख, 22/2 11 मल्टीप्लाई बाय a प्लस a इज 3 प्लस 66, ठीक है। हाँ, तो जो भी आ रहा है आंसर निकाल लेना। 69 इंटू 11, चलो नया टॉपिक लिखो, जीपी। हाँ, हाँ, क्योंकि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन टर्म होता है ना। अबे कैसे? सबसे पहले वही लिखाया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज एन टर्म। इसको ऐसे लिख लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, आगे चलो, लिखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देख, इस तरह से मिलेगा तुम्हें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ए आर या ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर टू दावर 3, या ऐसे मिलेगा, ए बाय आर, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर टू दावर 3, कुछ ऐसा। बात समझ आ रही है? अभी के लिए हमारे लिए यही काफी है, ये लिख लो बस। देख, कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो इसमें देखो कि ये, इसको आर से डिनोट करा जाता है। किससे? आर से। जैसे इससे ये प्रोग्रेशन कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है जब किसी एक पर्टिकुलर नंबर का पावर्स बढ़ाकर इसमें मल्टीप्लाई करती जाए। जैसे पहली बार आर की पावर 0 थी, फिर आर की पावर 1 थी, फिर आर की पावर 2 थी, फिर आर की पावर 3 थी, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं लिख दूं 2 4 8 16, गड़बड़ लिखाएगा कुछ? सही है ना? है ना? देख क्या हुआ, क्या 2 टू द पावर 1, क्या 2 टू द पावर 2, क्या 2 टू द पावर 3, क्या 2 टू द पावर 4, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अगर सबका कॉमन रेशियो देखूं मैं, तो क्या 2 आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब आर की वैल्यू आई 2। कितनी आई आर की वैल्यू? 2।
ठीक है, इसमें वैसे एन टर्म नहीं पूछा जाता वैसे कभी, लेकिन हाँ नंबर ऑफ टर्म जरूर पूछा जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा मतलब सॉरी, सम ऑफ टर्म्स जरूर पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्म कभी नहीं कोई पूछता। हाँ हाँ, देख अगर नंबर ऑफ एन टर्म लिखना हो तो एन टर्म लिखने के लिए ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, कोई नहीं पूछता इसको ज्यादा। सम ऑफ टर्म की बात करते हैं, सम ऑफ टर्म्स ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये एक सम ऑफ टर्म होता है। क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स इज बेसिकली ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। क्या हो? आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। और सम ऑफ टर्म जब आर लेस देन वन हो, ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन वन हो, तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ऐसा कुछ है। ठीक है, देख जैसे यही वाला जो क्वेश्चन है, इसी में पूछा जाए तुमसे सम ऑफ 10 टर्म्स, इसके 10 टर्म का सम बता दो, तो बता पाओगे? क्या आर इसमें ग्रेटर देन वन है? तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, नीचे वाला? ऊपर वाला। तो सम ऑफ टर्म्स जब लिखेंगे तो हो जाना चाहिए ए, क्या फर्स्ट वाला टर्म विच इज टू, टू इंटू आर टू द पावर मतलब टू टू द पावर एन विच इज 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्या टू माइनस वन, क्या टू इंटू टू टू द पावर 10 माइनस वन, कितना हो गया? टू टू द पावर 10, वो ज्यादा हो गया। हाँ लगभग कितना हो जाएगा? 1024 या ज्यादा आएगा उससे? 1024 ना? टू इंटू 1023 है ना, 2046, 2046, ये आंसर आ जाएगा समेशन ऑफ 10, जो भी 10 डिजिट्स होंगे उनका समेशन ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देख इसमें एक क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट टर्म्स वाला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। टाइम हो गया क्या? हाँ तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिख लो चुपचाप। मेरे बाद किसी क्लास नहीं है? अच्छा हाँ बता रहे हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन देखना है तो क्या हो जाएगा, तुम देखो ये तभी वैलिड है जब आर टू दी वैल्यू वन से छोटी हो, आर की वैल्यू वन से छोटी हो। जब आर की वैल्यू वन से छोटी हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अच्छा मैं लिख दूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इंफिनिटी, तो उसको लिख सकते हैं ए इंटू वन माइनस आर, जो कि मेरे पास वन से छोटी टर्म है। कैसी है? वन से छोटी टर्म, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट। इसका अगर इनफाइनाइट पावर लिखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वन बाई टू की पावर इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, वन बाई फोर की पावर इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस आर। तो फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है एस इंफिनिटी कैन बी रिटन एज ए अपॉन वन माइनस। ठीक है, देख दो दो सीरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूं यहां पर। अगर ऐसे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछ लिया जाए तुमसे, तो स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वो कितना होता है?
n इंटू एन माइनस n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, s ऑफ n, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। और ऐसी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, 1 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो जब क्यूब की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस वन बाय टू की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो बाकी सब बाद में। एपीजीपी हो गया हमारा, बचा और ट्रिग्नोमेट्री हो गया।